कि आसिफ मुनीर या शहबाज शरीफ का स्टेचर इतना बड़ा नहीं था इस वॉर से पहले कि वो डोनाल्ड ट्रंप को या अब्बास अरगची को या मुश्तबा खामनी को एक टॉकिंग टेबल पर बैठा कर उनके बीच में कंप्रोमाइज करा दें। वॉर से अमेरिका भी निकलना चाहता है और ईरानियंस को भी जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स का नुकसान हुआ, पर्सनल का नुकसान हुआ। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करने का भी प्रोसीजर है, उसे हटाने का भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम लीडर को हटाया नहीं जा सकता। से ये खबर आई कि भाई अमेरिका और इजराइल के हमले में उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। उसके बाद से उनका ऑडियो मैसेज आ रहा है जो कि कोई और पढ़ रहा है। उनका मैसेज आ रहा है लेकिन वो पढ़ कोई और रहा है। उसी बीच खबरें आई कि दो या तीन प्लेन्स नए जो है वो ईरान से लैंड किए इस्लामाबाद में। उसके बाद में बातचीत में वो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस वाला जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। अमेरिका हमसे बातचीत में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जो हमसे युद्ध के मैदान में नहीं जीत पाया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये सीज फायर कब तक टिकेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल का जवाब खुद तलाश रहे हैं। पहले वो अनिश्चितकाल के सीज फायर का ऐलान करते हैं, उसके एक दिन बाद उनको याद आता है और कहते हैं कि ये 3 से 5 दिनों का सीज फायर है। ईरान को हमने कहा है कि जल्द से जल्द डील कर लो और फिर सब कुछ ठीक कर लो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बेचैन है कि कब जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच हम बैठक करा पाएं, शांति वार्ता करा पाएं। भले ही उसका कुछ हल निकले ना निकले, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को लोन लेने का, उधार लेने का कुछ मौका और देशों से मिल जाए। लेकिन तीसरी तरफ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ लोग इनको अफवाहें भी कह रहे हैं कि क्या वाकई में ईरान के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि खबरें यह हैं कि ईरान में इस वक्त सत्ता संघर्ष चल रहा है। बातें निकलकर यह सामने आ रही हैं कि न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से आज ही ये रिपोर्ट आई है सामने कि मुश्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल है और ऐसी स्थिति उनकी है कि उनको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आईआरजीसी के कमांडर ने ईरान की सरकार पर, ईरान की हुकूमत पर पूरी तरह से ये कहें कि कैप्चर कर लिया है और उन्हीं के फैसले चल रहे हैं। और यही कारण है कि बात अगर अब्बास अरागची की करें, विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका बस एक लास्ट ट्वीट जो पिछले हफ्ते सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है, लेकिन उसी के बाद ईरान से आवाजें आई कि अरागची को बताना नहीं आती अपनी बातें, उनको लिखना नहीं आती। उसके बाद से पर्दे से गायब हो चुके हैं अरागची। फिर बात गालिबाफ की भी निकलकर सामने आती है कि वो किस तरह की यहां पर भूमिका निभा रहे हैं। सिविलियन सरकार की अगर बात की जाए, मसूद पेशकियान भी पिछले दिनों दिखाई देते थे अक्सर सक्रिय, लेकिन उनकी भी भूमिका नेपथ्य में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल कई सारे हैं, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सैयद जैगर मुर्तजा साहब हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार ईरान में कई महीनों तक आप रहे हैं, पत्रकारिता की है आपने, वहां पर खबरों को लगातार नजरें बनाए रखते हैं। और ईरान के प्रतिनिधि जो भारत में हैं उनसे लगातार मुलाकात, बात होती रहती है, अंदर की बात जानते रहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वही अंदर की बात जितना वो बता सकते हैं यहां पर हमारे और आपके बीच में शेयर करें। मुर्तजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स पर आपका। धन्यवाद रविंदर भाई। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। ये क्या कुर्सी की जंग छिड़ी है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, या बस यूं कह दीजिए कि सब कुछ अफवाह है? क्या चल रहा है ईरान में? किससे बात कर रही है पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका से बातचीत के लिए, और ये क्यों गतिरोध बना हुआ है कि भाई ईरान बातचीत करे या नहीं करे? चल क्या रहा है ईरान में? ईरान से पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है। जो मेन पार्टी है, जो एग्रेसर है, जो युद्ध लड़ने के लिए आया था, ईरान युद्ध लड़ने नहीं गया था। लड़ाई अमेरिका की तरफ से पहला हमला हुआ और एग्रेशन उधर से शुरू हुआ। तो ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में फिलहाल क्या स्थितियां हैं, या वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तंत्र में कितना उठा पटाख है, कितना वहां पर लोग एक दूसरे को रिलाय कर रहे हैं, कितना भरोसा है। अभी तक जो हमारे पास खबर है, तो खबरें जो हमारे पास हैं उनके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में 34 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं फायर किए जा चुके हैं तक टोटल इन ऑल, जिसमें नेवी चीफ से लेकर सिक्योरिटी और उस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट जो वॉर से रिलेटेड थे। कुछ ने छोड़ दिया, कुछ को निकाल दिया गया, कुछ नाराज होकर खुद छोड़कर चले गए, कुछ ने कह दिया कि ये वॉर हमारा नहीं है और हम इस वॉर में क्यों लड़ने चले गए। और उसका बड़ा रीजन यही है, बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, ये लड़ाई जो शुरू की है वो इजराइल की लड़ाई थी, या अरब वर्ल्ड में बहरीन, कुवैत, या ये समझिए कि यूएई की लड़ाई थी, जिन लोगों ने इस वॉर को फाइनेंस किया था।
और जो कन्विंस करके लाए थे डोनाल्ड ट्रंप को कि विद इन अ वीक आप इसे वाइंड अप कर लेंगे, हम आपको सारा इंटेलिजेंस हमारे पास है, सारी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, इसराइल पूरा उसको होमवर्क कर चुका है, अरब वर्ल्ड में उसको पूरा बाकायदा जो इंटेलिजेंस है वो जुटाई जा चुकी है, और हमें मालूम है कि जैसे ही सुप्रीम लीडर का हम स्ट्राइक करेंगे और पूरा रिजीम कोलैप्स कर जाएगा। और इस पे कन्विंस होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में आए थे, लेकिन आ तो गए, आने के बाद उनके पास कोई एग्जैक्ट रूट उन्हें नहीं मिल रहा था। और एग्जैक्ट रूट क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका जो एक कमिटमेंट था वो 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते की लड़ाई का था, लेकिन लड़ाई 30-40 दिन जब चली गई तो जाहिर सी बात है नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म भी है, और मिड टर्म से पहले जो माहौल है, अगर आप अभी जो लेटेस्ट सर्वे देखें तो उसमें जो अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो इट्स एट द ऑल टाइम लो, और रिपब्लिकन पार्टी एक बाकायदा बेचैनी है, रिपब्लिकन पार्टी परेशान है कि ये हम कहाँ इसमें उलझे हुए, ये ऐसा वॉर जो हमारा वॉर नहीं था, और जो टाइम इसका बिल्कुल ठीक नहीं था। मिड टर्म के बाद अगर कुछ होता तो बात अलग थी, जल्दबाजी में अमेरिकन चले गए और बिना एसेस किए चले गए, और एसेस किए बिना जाने का नुकसान ये हुआ कि अमेरिका को लॉजिस्टिक्स का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पूरे मिडिल ईस्ट में जो उसके बेसिस हैं, जो उसके आर्म पर्सनल हैं, वो खतरे में आए, वो टारगेट हुए, और अब इज्जत बचाने की बात है, हॉर्मुज से लेके हर चीज पे उनका जो ब्लॉकेड और ये सारी बातें जो चल रही है, जो बयानबाजी हो रही है, वो एक तरीके से अमेरिका का इकबाल को उसे बचाए रखने है, जो उसका एक ऑरा है उसे डूबने से बचाने की कोशिशें हैं। और पाकिस्तान को जो उसमें इन्वॉल्व किया गया, जो मैं पिछली बार भी आपसे कहा था कि पाकिस्तान का वो लेवल, आप आमतौर पे हिंदुस्तान में तो खैर मतलब एक पाकिस्तान को लेके मिसकंसेप्शंस और भी ज्यादा है, लेकिन ये कि रियलिटी यही है कि आसिफ मुनीर या शहबाज शरीफ का स्टेचर इतना बड़ा नहीं था इस वॉर से पहले कि वो डोनाल्ड ट्रंप को या अब्बास अरगची को या मुश्तबा खामनी को एक टॉकिंग टेबल पर बैठा के और उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करा दें। जाहिर सी बात इन्वॉल्व किया गया, और इन्वॉल्व उन्हीं अरब नेशंस की तरफ से किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए थे कि भाई आप वॉर लड़िए और ये ईरान को आप बिल्कुल ठिकाने लगा देंगे विद इन अ वीक। तो अब उसके बाद जब अरब वर्ल्ड को वहां पर नुकसान उठाना पड़ा और वहां पर अमेरिकन बेसिस को नुकसान हो, तो दोनों के लिए ये चिंता की बात थी। तो अमेरिका को भी एक बातचीत के लिए एक ऐसा चैनल चाहिए था जो ईरान के टच में हो और ईरान उस पर भरोसा कर ले किसी तरीके से, क्योंकि पिछले 2 कम से कम बातचीत का जो रिकॉर्ड है, टर्की को लेके ईरानियंस बिल्कुल कन्विंस नहीं थे, और आपने देखा भी कि टर्की ने जब सीज फायर के बीच में बातचीत का उन्होंने एक ऑफर किया, या उससे पहले भी न्यूक्लियर टॉक्स का ऑफर आया, तो ईरानियंस ने टर्की में बात करने से मना किया। ओमान को उन्होंने ओमान के साथ दिक्कत ये हुई कि ओमान ने जो कमिटमेंट्स ईरानियंस के साथ किए थे और जो भरोसा उन्हें दिलाया गया था कि आप हमारी तरफ से ये कन्विंस कर दीजिए कि यहाँ तक बातचीत चली जाएगी, अमेरिका ने उन वादों को पूरा नहीं किया, और बीच बातचीत में उन्होंने ईरान की जो सुप्रीम लीडर समेत जो टॉप लीडरशिप है उसे टारगेट किया। तो ओमान के लिए फेस सेविंग नहीं रहा, और ओमान उसमें थोड़ा शर्मिंदगी ओमान के लिए, और ये डिप्लोमेटिक उनका फेलियर भी है कि वो अपने जो बातचीत के जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें नहीं निभा पाए। तो पाकिस्तान का रोल तो वहां से शुरू हुआ क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, मीडिएटर नहीं था जो बातचीत करा पाए। इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, मतलब हम ब्रिक्स का एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बड़ा था जहाँ दोनों कम से कम 2-3 पार्टीज उसमें मेंबर थे, या हमारे पास नॉन अलाइन मूवमेंट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सार्क का एक हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो लीडरशिप वाला रोल हम लेने में हम थोड़ा सा, क्योंकि दोनों पार्टीज में हमें लगा कि हम किसी से बुरा ना बने, और बुरा ना बनने में या नुकसान या फिर एक तरफ कमिटमेंट हमारा ज्यादा था क्योंकि हमें लग रहा था कि अमेरिका से हम नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, तो हमने वो इनिशिएटिव नहीं लिया और उसमें हम पीछे हट गए। अब रही बात ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरान के अंदर 2 चीजें बिल्कुल क्लियर है। ईरान को लेके बड़ा लोगों में जिज्ञासा है कि भाई ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान के अंदर एक बिल्कुल क्लैरिटी है ईरान की कि भाई इस वॉर में जो हमारा नुकसान होना था हो चुका। अब जो बातचीत है, अब जो मतलब जो स्टेज है बातचीत की, वहां पर ईरानियंस को एग्जिट करने में भी नुकसान है, और उसमें आगे जाने में तो जाहिर सी बात है वॉर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। वॉर से अमेरिका भी निकलना चाहता है, और ईरानियंस को भी जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स का नुकसान हुआ, पर्सनल्स का नुकसान हुआ, और जब बमबारी होती है तो बमबारी ये नहीं देखती कि उसमें IRGC के लोग हैं, सिविलियंस हैं, कौन है, तो जाहिर, और खास तौर पे जब इजरायलीज और अमेरिकन टारगेट करते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी रही
हमेशा मतलब आप उनकी हिस्ट्री आप 1930s में अगर वर्ल्ड वॉर के ज़माने में भी चले जाएँगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तब से लेके अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी वो यही रही है कि आप औरत और बच्चों को टारगेट कर दीजिए तो आदमी हथियार डालकर निकल जाते हैं। और स्कूलों को, अस्पतालों को या घरों को टारगेट करने का उनका एक पुराना मोटिव रहा है या एक डॉक्ट्रिन रहा है। तो जाहिर सी बात है ईरानी ये चीज़ जानते हैं, इनका डॉक्ट्रिन अलग हो सकता है या इन्होंने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया या नहीं करना चाहा, लेकिन इन्हें मालूम है कि जिनसे इनकी लड़ाई है वहाँ पर कोई एथिक्स या कोई एक तरीके से नैतिकता का जो सवाल है वो नहीं किया जा सकता या नैतिकता की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये चिंता है कि वॉर आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कितना हम लॉस एब्जॉर्व कर सकते हैं। और 40 दिन आपने ऑब्जर्व कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानियन नेशन ने, चाहे वो अवाम की आप यूनिटी कह लीजिए या मोबिलाइजेशन कह लीजिए या रिजीम का लोगों में एक तरीके से जो उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा या लोगों को कन्विंस किया, उसके जरिए रिजीम अगर 40 दिन का वॉर, वो भी अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट, मतलब आप ऐसा मत समझिए किसी पड़ोसी से लड़ लिए हैं आप। अमेरिका और इसराइल का जो एक ऑरा है या जो एक मिलिट्री एक उनका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चली गई। लोगों ने सोचा नहीं था, मतलब खुद अमेरिका बिल्कुल सोच ही नहीं। देखिए जगम भाई, सवाल यही है ना कि देखिए जब आपके देश की बात आती है तो जो खुद मुख्तार देश होते हैं वो अपने आपस की रंजिश पीछे छोड़ के एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। हमने जनवरी की उस वक्त अली खामनी साहब के खिलाफ महिलाओं का, आम लोगों का प्रोटेस्ट भी देखा, भले ही उसको लेकर कुछ भी नाम दिया जाए या कुछ भी कहा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ईरान और आपने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस बीच अब जब आपको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, जब सीज फायर का वक्त चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। मैं साफ साफ जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए, मुस्तफा खामनेई साहब को लेकर जो रिपोर्ट्स की जा रही हैं, खबरें, उसके बारे में क्या सच्चाई ईरान से निकल कर आ रही है? इस बारे में क्या सच्चाई है कि आईआरजीसी इस वक्त पूरी तरह से हर एक फैसला ले रहा है और उसने मसूद पेज़ेश्कियान को और अब्बास अराक्ची को पीछे छोड़ दिया? स्पेसिफिकली इस बारे में जो जानकारी आप अपने सूत्रों से मिली जानकारी से यहां पर शेयर करना चाहें। देखिए, मैं आपकी बात से ही पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जो नेशन डेमोक्रेटिक होते हैं या जहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों को तरजीह दी जाती है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होना या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाजें उठना या डिसेंटिंग वॉइसेस उठना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी सरकार से नाराजगी है तो हमको तीसरा नेशन अगर हमारे ऊपर आके अगर हमला करेगा तो हम उस नेशन के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक बहुत नेचुरल सी बात है। मतलब किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन हमने अपनी आंखों के सामने देखा, हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, लेकिन आप उनमें किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अमेरिका या पाकिस्तान या चीन आके अगर हम पे हमला करे और हम सरकार से नाराजगी में उनके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे? ऑपरेशन सिंधु पे सब साथ थे। मुमकिन नहीं। मेरी आपसे नाराजगी हो सकती है, जैगम या रविंदर, हम आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारी जो लड़ाई वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके या हमारा जो है वो मुद्दों के आधारित हमारे मतभेद है। लेकिन वो मतभेद जब देश की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, जो आपने पहले कहा कि वो बिल्कुल मतलब यूनाइट नेशन को करेगा, और जो नहीं करेगा वो मतलब एज अ ट्रेटर वो अपने ऊपर टैग लेके जिंदगी भर क्यों घूमेगा कोई। और बहुत ही मतलब नीचता वाली बात है कि हम अपनी लड़ाइयाँ खुद सॉर्ट आउट करें, वो ईरानियंस ने किया। अब जो वॉर के बाद जो आप कह रहे हैं कि वॉर के बाद में और आईआरजीसी ने टेक ओवर कर लिया है या सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आपको वहां के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये पहली बार नहीं होगा। ईरान का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। उसमें इमरजेंसी पावर्स किसके पास हैं, उसमें लीडर के एब्सेंस में कौन लीड करेगा, अगर टॉप लीडरशिप मारी जाएगी तो उसके बाद सेकंड चेन कौन फॉर्म करेगा, सेकंड चेन को अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है तो थर्ड लेयर में कौन लोग होंगे, और थर्ड लेयर के बाद में फोर्थ। ये मतलब बिल्कुल डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक मर गया या पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। और ईरान किसने डिफाइन किया और अभी क्या स्थिति है? ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है। आप ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी है उसके अंदर, और उसमें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम पावर नहीं है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करने का भी प्रोसीजर है, उसे हटाने का भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर को हटाया नहीं जा सकता। कभी कंडीशंस नहीं बने या ऐसा कोई माहौल नहीं बना कि पिछले जो 2 सुप्रीम लीडर रहे हैं, अयतुल्लाह खुमैनी और खामेनी दोनों,
उनके अगेंस्ट कभी ऐसा कोई मौका आया नहीं कि उन्हें हटाने के लिए सरकार में कोई एक प्रोसीजर शुरू करना पड़ा हो या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति बनी हो। लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है कि जो गार्जियन काउंसिल है या जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट जिसे हम कह रहे हैं, जो अपॉइंट कर रहा है, वही मेजोरिटी से हटा भी देगा सुप्रीम लीडर को। और दूसरी चीज, ये जो अफवाहें फैल रही, मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, कम से कम 2-3 अफवाहें जो हैं वो बहुत ही वाहियात हैं। जैसे अमेरिकन ने कहा कि सुप्रीम लीडर इज नो मोर और उनके एब्सेंस में आईआरजीसी सारा उनके नाम पे काम कर रहा है। अगर यही करना होता तो फिर अयतुल्लाह अली खामेनी को डेड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। आप उन्हीं को, उनके नाम पर ज्यादा जो लोगों का मोबिलाइजेशन है या जो लोगों में जो एक एक्सेप्टेंस है उनके नाम की ज्यादा है। जाहिर सी बात है, सीनियर खामेनी जो मतलब जो उनके फादर रहे, उनका रिलीजियस और जो है वो लोगों में उसका एक बड़ा जबरदस्त एक्सेप्टेंस। मैं आपको रोकूं, आपने जैसे कहा ना कि 2-3 अफवाहें चल रही हैं, एक अफवाह का आपने जिक्र किया, लेकिन इस पर मेरा एक काउंटर सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अली खामनेई साहब, जब हम याद कीजिए कि पिछले साल जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, या उसके बीच भी जो टेंशन रही, हमने देखा कि अली खामनेई साहब पब्लिकली अपीयर हुए, उनकी सार्वजनिक तस्वीरें सामने आई और वो खुद निकलकर सामने आए। अली ज़ारिनी साहब भी जब चीज़ हुई थी जी, वो भी सड़कों पर निकलते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर सुप्रीम लीडर की बात करें तो वक्त वक्त पर लगातार अली खामनेई साहब निकल कर आए थे। लेकिन मुस्तफा खामनेई साहब, जब से ये खबर आई कि भाई अमेरिका और इजराइल के हमले में उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, उसके बाद से उनका ऑडियो मैसेज आ रहा है जो कि कोई और पढ़ रहा है। उनका मैसेज आ रहा है लेकिन वो पढ़ कोई और रहा है। उनकी कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई इमेज, कोई पिक्चर सामने नहीं आ रही। हो सकता है स्ट्रैटेजी का पार्ट हो, लेकिन अली खामनेई साहब सामने आते थे, मुस्तफा खामनेई साहब नहीं आ रहे। दोनों की कंडीशंस में फर्क है और दोनों के बैकग्राउंड में फर्क है। अली खामनेई साहब जो मतलब जो सीनियर खामेनेई जिन्हें हम कह सकते हैं, जो फादर थे, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा सोशल, बहुत ही ज्यादा मतलब उनका शुरुआत से प्रोफाइल जो रहा, एक पब्लिक फिगर वाला रहा। वो मूवमेंट से निकल के आए, बाकायदा जो ईरानी इनकलाब था 1979 का, उसमें जेल में रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में शामिल थे, जेलों में रहे और एक पब्लिक फिगर उस जमाने से। बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने लड़ा, प्रेसिडेंट बने। और उसके अलावा आईआरजीसी में भी जो उनका रोल रहा, वो एज अ वॉरियर रहा ग्राउंड पे। मुस्तफा खामनेई का जो बैकग्राउंड है वो इंटेलिजेंस का रहा है। वो आईआरजीसी की इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करते हैं। मसीजीज में उनका रोल बिल्कुल अलग है। वो संगठन के आदमी है, जमीन पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर, लोगों के बीच में जाकर, या बिल्कुल वो मतलब दोनों का एक प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, एक आदत होती है। आप मुझे अपने जैसा ही अपने आप को मुझे जैसा नहीं मान सकते। मेरे घर में मेरे 2 भाई, हो सकता है एक बहुत शर्मिला, एक आदमी बिल्कुल बहुत ज्यादा पब्लिक उसमें रहता है। फिर कंडीशंस का फर्क ये है कि अयतुल्ला खामेनेई का अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से उनका अगर आपने फॉलो किया उन्हें, तो ही वाज लाइक मतलब डिफरेंट थे। और वो हर तरीके से वो के मतलब जंग का, लड़ाई का, और उस तरीके से मतलब कि आप मुझे मार दीजिए। और उन्हें लगता था कि मुझे मारने के बाद जो ईरानियन नेशन है उसमें यूनिटी आ जाएगी और लोग समझ जाएंगे कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नेशन के फेवर में हूँ, और मेरे मरने से जो यूनिटी आएगी वो ईरान को ज्यादा अच्छा बिल्डअप कर पाएगी। अब जो कंडीशन है, अब इमरजेंसी कंडीशन है। अभी कुछ दिन पहले ईरान ने सुप्रीम लीडर खोया है। आप चाहते हैं कि दूसरे सुप्रीम लीडर को लाके और आप टारगेट पे खड़ा कर दें और फिर उसके बाद कहें कि तीसरा इलेक्शन करा लीजिए। तो ईरान इतनी भी अक्लमंदी तो कोई नेशन नहीं दिखा, और वो भी वॉर टाइम में। और वॉर टाइम में बहुत सिंपल सा है। मैं हालांकि इसे नहीं कहना चाहता था, या ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक एक अलग वो हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट ये भी है कि अगर आप मुश्तबा खामेनेई की प्रोफाइल अगर आप कहीं खोजेंगे, या जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो फोटो भी आज का नहीं है, बरसों से पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं रहा है। बहुत क्लोज्ड सर्किल में, ये बहुत ही क्लोज नेटवर्क में उनका जो है अपीयरेंस होता है, ये उन लोगों के बीच में उनकी मीटिंग्स या वो। और ये मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ, मीटिंग्स का वो पार्ट है। और आईआरजीसी को मतलब मैं आपको दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो दूसरी अफवाह पे मैं आपको वापस लेके जाऊँ, अगर आपको याद हो पहले दौर की जो बातचीत चल रही थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो लास्ट में ये खबरें आ रही थी, और खासतौर पर जो पाकिस्तानी चैनल हैं वो क्लेम करने लगे थे कि दोनों जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल एकदम समझौते के नजदीक है, और ईरान अपना न्यूक्लियर राइट्स में कंसेशन करने को तैयार है। उसी बीच
खबरें आई कि दो या तीन प्लेन्स नए जो हैं वो ईरान से लैंड किए इस्लामाबाद में, और उसके बाद में बातचीत में वो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस वाला जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। तो जाहिर सी बात है IRGC ने जिस चीज के लिए, और IRGC क्या मतलब, मैं ईरान के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो पेजेशकियान गवर्नमेंट है, भूमिका है, वो सबको डिफाइंड है। आर्मी का रोल है, खत्मुल अंबिया एक ऑफिस है जो आर्मी के और IRGC के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए है, जो दोनों पार्टी से कोऑर्डिनेट कर रहा है। और दोनों के बीच में अगर आप बयान सुन रहे हो तो IRGC की तरफ से बयान आ रहा है ना सरकार की तरफ से बयान आ रहा है, बयान खत्मुल अंबिया जो ऑफिस है उससे आ रहा है। अब वो इस्माइल बकई साहब का बयान आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि वॉर टाइम में अगर आप ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या उनके लॉ प्रोसीजर देखेंगे तो वॉर टाइम में, इमरजेंसी टाइम में खत्मुल अंबिया ऑफिस वो ज्यादा पावर एक्वायर कर जाता है, और ये कोऑर्डिनेशन की ड्यूटी उसकी है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, ये उनका काम है। हर आदमी को, जाहिर सी बात है, सबको बयानबाजी करने की जरूरत है भी नहीं। वो इस्लामाबाद में पीस टॉक में 2 ईरान के जहाज जो लैंड किए, थोड़ा उसको बताइए जरा, वो बात बीच में रह रही है। ये एक अफवाह की तरह खबर आई थी, लेकिन इसमें सच्चाई इतनी है कि हाँ, IRGC से मैसेज लेके या ईरान से मैसेज लेके सुप्रीम लीडर का मैसेज लेके, मतलब आप IRGC छोड़ दीजिए, सुप्रीम लीडर का मैसेज लेके वहां से एक डेलीगेशन आया और उसने बताया कि हमें कितना कंसेशन देना और किस लेवल तक जाना है। अच्छा, ईरान के साथ क्या है, ईरान के अगर आप बयान देखेंगे, 2 चीजों में आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ईरान के, और खासतौर पे आपने जिक्र किया अब्बास अरगची साहब का, तो उन्होंने भी ये बात कही है, या मोहम्मद मरांडी जो जर्नलिस्ट के फॉर्म में है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो बोल रहे हैं वो स्ट्रक्चर के आदमी है, और वो उनके जो बयान है अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो बयान है जो मुश्तबा खामने कहना चाहते हैं, या जो सुप्रीम लीडर कहना चाहते हैं, वो जबान उधर से मैसेज आ रहा है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम कही हैं। एक, अमेरिका हमसे बातचीत में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जो हमसे युद्ध के मैदान में नहीं जीत पाया है। युद्ध के मैदान में अमेरिका ने जो उनका, जो समझिए न्यूक्लियर मटेरियल है, उसे छीनने की कोशिश की, कब्जाने की कोशिश की, उसमें फेल रहा। उन्होंने उनका पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाया। उसके बाद में जो उन्होंने कहा कि भाई हम इसे खत्म कर चुके हैं, तो वो खत्म नहीं हुआ। खत्म हो गया तो फिर अमेरिका को चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 20 साल पीछे कर दिया है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, या उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया है, तो उसका उन्हें फिर जिक्र भी नहीं करना चाहिए, वो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं वो डैमेज नहीं हुई है, और ईरान उसके ऊपर जो उसका सॉवरेन राइट है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। कम से कम 2 चीजों पे ईरानियंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक, जो अमेरिका की जो पहली 3 शर्तें हैं, एक तो कि भाई आप न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे कटे, उसे क्लोज कर दीजिए। तो 2 चीजें उसके अंदर हैं, इसे मैं हाथों हाथ क्लियर करता चलूं। उसे कर्टेल कर लेना, उसकी कैपेबिलिटीज को कम कर देना, या एनरिचमेंट का लेवल नीचे ले आना, या उस प्रोग्राम को थोड़ा सा धीमा कर देना। उसमें और उसे बंद कर देने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है तो 1% एनरिचमेंट पे चल रहा है, 99% पे चल रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी है। आप जब चाहेंगे 99% पे उसे ले जाएंगे। 60% पे जो एनरिचमेंट लेवल को ले जाने का रीजन भी है, 60% पे बॉम्ब नहीं बनता है, लेकिन 60% एक डेंजर का जो ऐलान है, या एक खतरे की जो रेखा है उसके ऊपर बैठा रखा है कि आप हमें ज्यादा परेशान करेंगे तो हम इसे 20% 30% और ऊपर ले जाएंगे, और आप हमें ऐसे ही चलने देंगे तो जैसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है चलने दीजिए। हमारा जो सिविलियन प्रोग्राम है, तो जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है हमें चलने दीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और उस डर के या उस जो धमकी है, या जो वो एक अकड़ है, जिसे आप टर्म यूज कर रहे हैं ईरान के लिए, कि ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पे अकड़ दिखा रहा है, वो अकड़ नहीं दिखा रहा है। नहीं ऐसा नहीं कहा। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं तो लोगों की बात, जो लोग जो सवाल कर रहे हैं मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ। उसके पास, ईरान के पास रीजन है। रीजन ये है कि आप देखिएगा इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ, किसने डैमेज किया और किस रीजन पे किया। सीरिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ। सऊदी अरेबिया अमेरिकन एलाई है, लेकिन आज तक कोई दूसरा वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा पा रहा। उसका रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल उस रीजन में
दुश्मन छोड़ दीजिए, जो इजराइल के एलाइज हैं उनको भी दो चीजें कभी नहीं रखने देगा, एक रेगुलर आर्मी, दूसरा न्यूक्लियर या और डेटरेंस कैपेबिलिटी, मिसाइल्स को भी नहीं रखने देगा। उनके डर के भी रीजन है, ईरानियन के डर का भी रीजन है। उनके डर का रीजन है सद्दाम हुसैन एक जमाने में अमेरिका के बड़े एलाई थे और ईरान इराक वॉर में उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिला सऊदी और पूरा अरब नेशन से, लेकिन अल्टीमेटली जब कन्फ्रंटेशन पाया तो उन्होंने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल से स्ट्राइक किया, उन्होंने तेल अवीव के ऊपर भी किया, उन्होंने कुवैत को भी टारगेट किया और अमेरिकन इंटरेस्ट को भी किया। तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ किसी दूसरे नेशन के पास नहीं आने दें। वो ईरान से चाहते हैं कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दीजिए। ईरान के साथ ये वाला रीजन है कि ईरान भी पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी रही है, इसराइल की जो कारनामे रहे हैं, उसके मद्देनजर ना तो मिसाइल प्रोग्राम बंद कर सकता है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्टेल कर सकता है। उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, अगर आपने पढ़ा हो, अभी पिछले दिनों बड़ा पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे, जो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी थे, उनकी बेटी का एक मैसेज आ रहा था कि मेरे बाप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी नेगोशिएट किया और मिसाइल प्रोग्राम भी सरेंडर कर दिया, और हमसे अमेरिका ने वादा किया था कि आप ये दोनों प्रोग्राम बंद कर दीजिए, आपकी मेन स्ट्रीमिंग का गारंटर मैं हूँ, इसराइल छोड़ दीजिए, हम गारंटर हैं, हम मेन स्ट्रीमिंग करेंगे, आप पूरे वर्ल्ड में आपके ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, आप मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, और आप जो भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनका हश्र पूरी दुनिया ने देख लिया उनके साथ में क्या हुआ। सद्दाम हुसैन के साथ में यही दिक्कत आई। सद्दाम हुसैन जब तक उन्होंने न्यूक्लियर या जो उनके जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो इंस्पेक्टर थे, उन्हें इराक में एंट्री नहीं दी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इराक पे हमला करें। एक बार उनकी जामा तलाशी हो गई, वेस्टर्न इंस्पेक्टर्स को पता लग गया कि इनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। उसके बाद वो बाकायदा पूरा एक अलायंस बन के आया और सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। तो ईरान का जो डर है इस बात को लेके कि आज हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दें या कर्टेल कर दें, बम नहीं बनाना है, ये उनका डॉक्ट्रिन है कि हम बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम की जो कैपेबिलिटी है उसे भी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उन्हें मालूम है कि हमारा फ्यूचर कहाँ लाई कर रहा है, हमारे साथ में हम जिन लोगों से हमारा सामना हो वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो वो वाला रिस्क ईरानियंस नहीं लेते। तीसरा सवाल है कि भाई तीसरा एक सवाल और है भाई, मिसाइल है ये, और उसके बाद में उनका ये कि भाई आप जो पड़ोसी नेशंस हैं वहां से प्रॉक्सीज अपने हटा लीजिए। तो प्रॉक्सीज वाला जो सवाल है वो ईरानियंस के लिए वो एक तरीके से मौत और हयात वाला सवाल है। उसका एक और भी चीज है, आप अपने बुरे वक्त के साथियों को अगर डिच कर देंगे, जो जिन प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं या जिन संगठनों को खत्म करने की बात अमेरिका कर रहा है, हूती हिजबुल्लाह और हूती है, अंसारुल्लाह है, मतलब अंसारुल्लाह है, उसमें हिजबुल्लाह है, या उसमें जो इराक के जो नेटवर्क है जो मिलिशियाज का, उसकी बात चल रही है। इनमें से कोई भी एक तो दो चीजें मैं आपको यहाँ बड़ा दर्शकों के लिए भी, और ये इन्हें लेके अमेरिका ने जो भी मिसकंसेप्शन फैला रखे हो, इनमें आपने देखा होगा, इनमें कोई भी संगठन अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश पे हमला करने के लिए नहीं गया है। ये लोग अपनी जमीन पर अपने राइट्स के लिए अपने फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट है। यमन में दूसरे नेशंस लड़ने गए, उसे डिफेंड करने के लिए अंसारुल्लाह का जन्म हुआ। हिजबुल्लाह का जन्म ऐसा नहीं हो कि इजराइल में जाके मारने के लिए खड़े हो गए। इजराइल ने जाके सदर्न लेबनान पे कब्जा किया, अमेरिकन फोर्सेस ने वहां कब्जा किया, वहां फ्रेंच कॉलोनी वहां बन गई। फॉरेन पावर्स को वहां से हटाने के लिए हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। आप इसे किसी भी नेशन के, अपने नेशन की भी फ्रीडम मूवमेंट से आप जोड़ के देख सकते हैं। कोई भी जो सम्मान रखने वाला या आत्मसम्मान रखने वाला देश है या आत्मसम्मान रखने वाला नागरिक है, वो विदेशी दास्ता को या विदेशी सैनिकों को या विदेशी जो कॉलोनीज हैं अपने सिर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जाने के नफा नुकसान पे अलग बात है, लेकिन उनके रहने का हमने क्यों बर्दाश्त नहीं किया? क्योंकि हमें मालूम था कि हम उनकी गुलामी में नहीं रहना चाहते। तो ये रीजन है। अब उनके साथ में क्या है कि वो ईरान के बहुत बुरे वक्त के एलाइज हैं, और अपने दोस्तों को मतलब छोड़ दीजिए कि आप नेशंस को छोड़ दीजिए, मैं और आप बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं आपको अगर परेशानी में छोड़ के चला जाऊं, या मुझे मालूम हो कि रविंदर बहुत परेशान है और मैं आपसे मुंह मोड़ लूं, तो मुझसे नीच दुनिया में फिर कोई है नहीं। फिर उसके बाद दुनिया में कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, या मेरी दोस्ती पे हमेशा सवाल उठते रहेंगे।
तो अपने अलाइज को कोई डिच करके नहीं जाता है। तो वो अब अगर अमेरिका चाहता है कि वो बातचीत के टेबल पे जाके और उनसे कह दे कि आप हिजबुल्लाह को डिच कर दीजिए, उन्हें मार लेने दीजिए हमें, या लेबनान पे हमें कब्जा कर लेने दीजिए, ग्रेटर इजराइल बन जाए। हाँ जैगम भाई, फिर सवाल बस यही है आखिर में सवाल फिर यही है कि भाई रास्ता कैसे निकलेगा? क्या रास्ता बातचीत के जरिए निकलेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, या फिर जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई दोनों में से कोई नहीं चाहता कि ये युद्ध अब फिर से हो, तो कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा टकराव? इस वक्त देखिए, इस वक्त ईरान को अभी इस वक्त कोई फाइनेंशियली या कोई युद्ध वाला या सैन्य नुकसान नहीं हो रहा है, हमले नहीं हो रहे, आराम से बैठा हुआ स्टेटस को है। और इस बीच में उसे मालूम है कि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है या इजराइल तैयारी कर रहा है तो वो भी खामोश नहीं बैठे, उनकी भी तैयारियां चल रही। लेकिन आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया, उसी वेस्टर्न मीडिया में या अमेरिकन मीडिया में 2-3 खबरें और भी आ रही हैं। उसमें खबरें ये आ रही हैं कि इस वॉर में जो अभी पिछले 40 दिन का खत्म हुआ, ये उससे पहले 12 दिन का खत्म हुआ, उसमें इजराइल और अमेरिका की जो डिटरेंस कैपेबिलिटीज है वो बुरी तरीके से डिप्लीट हुई हैं। उनके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं या उनके जो थर्ड सिस्टम है, जो उनके पेट्रियट मिसाइल है, उनके पास जो आयरन डोम सिस्टम है, उसके प्रोजेक्टाइल्स की तादाद में 50-60% तक कमी आई है। वो अगले इतनी कमी आ गई कि अगले 10-15 साल उन्हें चाहिए उसे रिकवर करने के लिए, उस लेवल पे लेके जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, बिना हथियारों के जो अमेरिका का डोमिनेंस है उन्हीं के दम पर तो है। अब आपके पास रडार नहीं है, आपके पास प्रोजेक्टाइल नहीं है, आपके पास डिटरेंस कैपेसिटी नहीं है, तो आप खाली फौजियों के दम पे या आर्माडा या शिप्स के दम पे आप किसी नेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपके पास एयर डोमिनेंस ना हो, आपके पास डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ना हो। तो वो वहाँ कम से कम उन्हें अपनी लिमिटेशन मालूम है। तो अमेरिका इस वक्त वॉर की पोजीशन में नहीं है, सैन्य आधार पर भी और पॉलिटिकल रीजन से भी। पॉलिटिकल रीजन सबको पता है कि अब कुछ ही दिन बाद वहाँ पर नवंबर में मिड टर्म है, और रिपब्लिकन पार्टी का जो दबाव है ट्रम्प के ऊपर, वो उन्हें किसी तरीके से युद्ध में नहीं जाने दे रहा। हाँ, उन्हें युद्ध से ना जाने देने के भी दो तीन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि जिन लोगों ने उन्हें फंड किया था ईरान को डेमोलिश करने के लिए, वो कमिटमेंट पूरा करने का दबाव डाल रहे हैं कि आपको हमने पैसा दिया, आपने कहा कि आप जमीन दीजिए, आप हमें अड्डे दीजिए, आप हमें सिक्योरिटी, आपने हमें सिक्योरिटी का एश्योरेंस दिया था, आप हमें बीच में छोड़ के कैसे भाग सकते हैं? जो सवाल अभी ईरान के एलाइज के लिए मैं आपसे कर रहा था, वही दबाव अमेरिका के पास भी है कि अमेरिका अगर अपने एलाइज को छोड़ के भाग जाता है मिडिल ईस्ट में इन हालात में, अगर वो यूएई को छोड़ के चला जाए, बहरीन को छोड़ के चला जाए, इसराइल को बीच में छोड़ दे, तो कल साउथ कोरिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या कोई भी कंट्री अमेरिका पे यकीन क्यों करेगा? उन्हें तो यकीन हो गया है ना कि ये छोड़ भाग जाएंगे, ये रुकेंगे ही नहीं। तो ये सीधा सीधा क्लैरिटी है इसके अंदर। तो अमेरिका भाग भी नहीं सकता और अमेरिका लड़ भी नहीं सकता। ये डिलेमा अमेरिका के ऊपर ज्यादा है। ईरानियंस के पास खोने के लिए आवाम है या रिसोर्सेज जो भी उनके पास बचे हैं वो खोने के लिए उनके पास है। अमेरिका के पास खोने के लिए इज्जत भी है, उसका डोमिनेंस भी है, उसका जो सुपर पावर का जो टैग है वो भी है। तो उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उसका डर, उसके खतरे ज्यादा है, तो वो वॉर से नहीं निकलना चाहता। हाँ, अब आपने कहा कि इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मुझे लगता है कि अभी अमेरिका कुछ दिन कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ऐसी जो ट्रम्प की जो बयानबाजी है वो चलती रहे, और किश्नर या विटकॉफ वगैरह वो बातचीत में एंगेज रखें ईरान को, और ईरान को इतना आज़ाद भी ना छोड़ें कि वो कल इजराइल के साथ में दोबारा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। क्योंकि अमेरिका के बिना जो मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट है वो फिर कर्टेल करना थोड़ा मुश्किल होगा अमेरिका के लिए दोबारा लौट के। तो अमेरिका वो भी नहीं चाहता कि वॉर के स्टेज में छोड़ के निकल जाए। तो अभी स्टेटस को रहेगा मेरे हिसाब से कुछ दिन, और ये दोनों पक्ष भी इसमें माहौल बनाए रखेंगे। अमेरिका कम से कम अपने ऑडियंस में ये कह देगा कि मैं हार के नहीं आया हूँ, या अभी मेरा डोमिनेंस बरकरार है। तो इस फॉर्मूज के बहाने या ब्लॉकेड के बहाने वो अपना माहौल बनाए रखेगा। वो वहां से निकल के जाने के अभी उसका रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है कि वो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में हलवाइयों को, टेंट वालों को ऑर्डर दिया हुआ है, वो बैठा के रखे हुए हैं, कर्जा चढ़े जा रहा है, वो उनकी कंफ्यूजन कब दूर होगी? ये पाकिस्तान के साथ में बड़ी बेचारे के वो मतलब अब पहली बार तो हमने मजाक बनाया था, लेकिन इस वक्त जो है तरस वाली स्थिति आने वाली है कि वो मेजबान उन लोगों का मेजबान बन गया है जो मतलब एक तरीके से लव मैरिज वाला जो अफेयर्स में कि चलो मैं शादी करा देता हूँ, और उसमें पता चला लड़की के घर वाले भी रूठे बैठे और लड़के
के गले में टूटे बैठे और हलवाई यहाँ हाँ। तैयार है कि किसी तरीके से दोनों मने और वो शादी संपन्न हो। शादी अभी संपन्न नहीं हो रही है, अभी उसमें टाइम लगेगा। उनके एफर्ट्स के लिए जाहिर सी बात है अमेरिका भी उन्हें थैंक्स बोल चुका है, ईरान भी बोल चुका है, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसमें ईरानियंस कम से कम कंसीड करने को राजी नहीं है। और अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि वो जब तक सबमिशन ना करा ले, कंसीड ना करा ले, या कम से कम ऐसा एक परसेप्शन ना बन जाए कि ईरान ने कुछ कंसीड कर दिया है या शर्तों में कुछ छोड़ दिया है, तो अमेरिका के लिए निकल के जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस वाली स्थिति में तो अभी स्टेटस को बना रहेगा। और आपने देखा भी ट्रंप ने कह दिया है, पहले उन्होंने कहा 3 दिन, कभी कह रहे हैं वो अनिश्चित काल। तो पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट करता रहेगा और ये जो अनिश्चितकालीन जो सीज फायर है ये अभी चलता रहेगा कुछ दिन। चलिए, ऐसी अनिश्चितता की स्थिति, हाँ, ऐसी अनिश्चितता की, प्लीज आप अपने कंप्लीट कीजिए। हाँ, ये वॉर इसलिए खत्म नहीं माना जा सकता क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं इस वॉर के वो अभी अपनी जगह कायम इसलिए कि अभी इजराइल की जो महत्वाकांक्षा है वो अभी खत्म नहीं हुई। उसे हो सकता है कि इस बार वो फेल रहा, लेकिन वो फिर दूसरी तैयारी के साथ लग जाएगा। वो जो ग्रेटर इजराइल का जब तक उसका जो मैप है या उसका जो एक आइडिया है वो शेल्व नहीं होगा या उसे वो बंद नहीं करेगा, तब तक वो कन्फ्लिक्ट में रहेगा। और कन्फ्लिक्ट में सिर्फ ईरान के साथ नहीं रहेगा। मैं अभी आपने देखा टर्की के साथ, टर्की उसका पुराना ally गया और नाटो मेंबर है, उसके बाद उसके साथ उसकी बयानबाजी है। कुछ दिन बाद देखना इजिप्ट के साथ में उसकी बयानबाजी शुरू होगी। इजिप्ट खतरे में है। उस रीजन में हर वो कंट्री जिसके पास एक मतलब फॉर्मल आर्म फोर्सेस हैं और एक डिटरेंस कैपेसिटी है, इजराइल उसका एलाई होके भी उसके साथ में अलायंस नहीं रखेगा। और ये उसकी कमजोरी है और ये उसका डर भी है। तो इन दोनों डर के बीच में ईरानियंस अभी कम से कम कुछ दिन बढ़िया सांस ले सकते हैं। अभी उनके जो पड़ोसी हैं कहीं कहीं से उन्होंने खबर आ रही है कि जो उनके पैसे ब्लॉक हुए हुए थे या फ्रीज हुए थे वो निकलना शुरू हुए, तेल वेल का कुछ उनका पेमेंट्स आने शुरू हैं। तो कम से कम हॉर्मूज पे उन्होंने जो टॉल लगा रखा है वो भी वो जबरदस्ती जैसे भी वसूल कर ही रहे हैं। तो फाइनेंशियल भी कम से कम उनके लिए ब्रीदिंग स्पेस तो मिल ही गया। इस वॉर ने एक अपॉर्चुनिटी उन्हें दी है और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें लकीली जैसे भी मिल गई, उसे वो छोड़ना नहीं चाहते कि कम से कम ईरान की इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो बढ़ा है उस फ्लो को कम से कम इस वक्त तो ईरान नहीं चाहेगा कि टूटे या छूटे। तो ये अभी स्टेटस को इसलिए दोनों के फेवर में, अमेरिका के फेवर में इसलिए कि इलेक्शन है और ईरान के फेवर में इसलिए कि उसके फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कम से कम पूरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल जैगम भाई, और ये स्थिति बेहतर भी है, यथास्थिति अगर बरकरार रहे। हम बमबारी और युद्ध के बीच में कितना आजिज आ चुके थे और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि भाई जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी सीज फायर की बहुत ही बेहतर कही जा सकती है और उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस मसले को लेकर बातचीत के जरिए एक परमानेंट हल निकल सके, जो कि वैसे लगता तो बेहद मुश्किल है। नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े जैगम मुर्तज़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो भी डेवलपमेंट होगी, मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट होगी, आगे भी हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहेंगे कि आप समय निकालिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।